हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है राजस्थान के जनपद या महाजनपद और उनकी राजधानी। देखिए, राजस्थान के जनपद और महाजनपदों के नाम जांगल जो जनपद था, मत्स्य महाजनपद था, सूरसेन महाजनपद और सिवी जनपद था। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब इनकी राजधानियों की बात करेंगे तो जांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर जो नागौर वर्तमान में, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जो वर्तमान में शहर भी है, जयपुर और अलवर के मध्य में, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला है, जिसको मैथौरा या सूरसेनाई भी कहा जाता था, सिवी जनपद जिसकी राजधानी शिवपुर थी। इसमें सूरसेन महाजनपद था, ये विशेष ध्यान रखें। अब आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की। वर्तमान के कौन से जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे? वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर जो जिले थे, महाभारत काल में इनको जांगल देश कहा जाता था। ये विशेष ध्यान रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। महाभारत के अनुसार सूरसेन महाजनपद पर किस वंश का शासन था? महाभारत के अनुसार सूरसेन महाजनपद पर यदु यानी यादव वंश का शासन था। यादव वंश का शासन था महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आपको बता चुका हूं। और भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी इस जनपद से, मथुरा में उनका जन्म हुआ, तो ये विशेष ध्यान रखें। कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में है, तो इनका संबंध यादव वंश से था और सूरसेन जनपद महाजनपद से था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। संथागार सभा क्या थी? संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के अनुसार नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इस सभा में होता था। यानी संथागार सबसे बड़ी सभा थी जनपदों की, और जो राज्य की जो नीति के जो आधारभूत नियम बनाए जाते थे, उन नीतियों का जो निर्धारण होता था वो इस सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। यानी दो होते थे जो विशाल गणराज्य थे, केंद्रीय और प्रांतीय। जो प्रांत होते थे उनमें प्रांतों में अलग होती थी और केंद्र में अलग होती थी। इसके आगे है अनयु विरोध किसे कहा जाता था? जनपद काल में संथागार सभा के जो सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। किसी भी विषय पर जब सभा होती थी तो उस पर जो विचार व्यक्त करते थे संथागार सभा के लोग, तो उसे अनयु विरोध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनयु विरोध। ये विशेष ध्यान रखें, अनयु विरोध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मगध महाजनपद का साम्राज्य के रूप में आविर्भाव किस वंश के समय हुआ था? मगध महाजनपद था हमारे 16 महाजनपदों में से, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें मगध महाजनपद का आविर्भाव किस वंश के समय हुआ? क्वेश्चन ये बनता है। तो मगध महाजनपद का साम्राज्य के रूप में आविर्भाव यानी शुरुआत हर्यक वंश के समय हुआ था। किस वंश के समय हुआ था? हर्यक वंश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विशेष ध्यान रखें। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध का राजा कौन था? ईसा पूर्व 326 यानी ईस्वी शुरू होने से 326 वर्ष पहले, मैं आपको बता चुका हूं, ईसा मसीह के जन्म से हम वर्ष की शुरुआत मानते हैं, पहला वर्ष। तो उससे भी 326 वर्ष पहले, तो 326 ईस्वी के लगभग, ईस्वी पूर्व के लगभग मगध का राजा घनानंद था, जो किस वंश का था? नंद वंश का था। किस वंश का था? नंद वंश का। आगे बात करेंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था?
यह क्वेश्चन आरबीएससी के अभी के 2020 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ये विशेष ध्यान रखें, ये सेम प्रश्न आया हुआ है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य किस शासक को पराजित कर मगध का शासक बना था। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो उसने किस शासक को पराजित किया? तो इसमें देखेंगे हम, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा थे, राजा घनानंद। अभी अपन ने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को 322 ईस्वी पूर्व कब पराजित किया था? 322। सन भी पूछ ले तो विशेष ध्यान रखें। मैं पराजित कर मगध का शासक बना या राजा बना था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर, और जो पराजित कब किया? 322 ईस्वी में शासक बना था। तो यहाँ नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की जब स्थापना कब हुई? 322 ईस्वी पूर्व। जो आपने अभी प्रश्न 2020 में 21 में आया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और कब इसकी स्थापना हुई मौर्य वंश की? तो अब आ जाए प्रश्न, तो कब हुई? 322 ईस्वी। ठीक है। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? यूनानी शासक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध लड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। कब पराजित किया था? 305 ईस्वी। अब आगे बात करेंगे, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया था? इसका उत्तर है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य क्या संधि हुई थी? युद्ध में जब सेल्यूकस निकेटर हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो इनके मध्य संधि हुई थी। तो संधि क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य निम्न संधि हुई थी। संधि क्या थी? देखिए, सेल्यूकस ने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का जो पश्चिम का क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त को दे दिया। यानी ये क्षेत्र जो इसके सेल्यूकस के अधीन थे, कब्जे में थे, तो ये क्षेत्र चंद्रगुप्त को इसने सौंप दिया। दूसरी शर्त थी, सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा और हेलेना जो उसकी पुत्री थी, और हेलेना से प्राप्त संतान उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगी। ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, ठीक है ना। तो ये शर्त थी कि हेलेना से जो संतान होगी वो उत्तराधिकारी नहीं बनेगी, ये शर्त में शामिल था। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, सेल्यूकस निकेटर ने किसे अपना राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को, किसको? मेगास्थनीज को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, राजदूत नियुक्त किया था। इसने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, किन तमिल ग्रंथों से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था? तमिल ग्रंथ एहनानुरु और मुर्नानुरु, ये दो ग्रंथ हैं तमिल भाषा से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। ये दो ग्रंथ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एहनानुरु और मुर्नानुरु। इनसे हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
तो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यतः दो गुरु थे, राजनीतिक गुरु आचार्य विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा था आध्यात्मिक गुरु जो वृद्धावस्था में बनाए आचार्य भद्रबाहु। राज सिंहासन त्यागने के बाद जब वृद्धावस्था में गुरु बनाया आचार्य भद्रबाहु। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किस धर्म की ली थी? जैन धर्म की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किस धर्म की दीक्षा ली थी और किस से ली थी? तो आचार्य भद्रबाहु से। ये भी पूछा जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब व कहां हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में। ये विशेष ध्यान रखें, यानी 0 सन से भी 298 साल पहले श्रवणबेलगोला मैसूर, प्राचीन नाम मैसूर है, वर्तमान नाम कर्नाटक में हुई थी। मैसूर राज्य या कर्नाटक राज्य में हुई थी। तो ये विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जाके जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।